नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे पीडियाट्रिक डॉक्टरों को उसे फॉलो करना होगा और अभिभावकों को भी घर पे रहकर इसे फॉलो बच्चों से करवाना होगा और खुद को भी करना होगा। क्या नई गाइडलाइन है? इस मुद्दे पर आप सबको जानना बेहद जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए जब ये गाइडलाइन बनाई गई है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है वडोदरा एसएसजी पीडियाट्रिक विभाग की हेड डॉक्टर शीला अय्यर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नई गाइडलाइन बच्चों के इलाज के लिए बनी है। उसमें खासकर ऐसा कहा गया है कि स्टेरॉइड और रेमडेसिविर देने से बचना होगा। देखो, स्टेरॉइड के लिए तो बहुत ही अच्छा वो गाइडलाइन जारी किया है, क्योंकि काफी हमने देखा एडल्ट्स में भी कि स्टेरॉइड का इंजुडिशियस या एब्यूज होते हुए हमने अपने सेकेंड वेव में भी देखा। यहाँ पे क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक बच्चों को स्टेरॉइड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक या क्रिटिकल सिवियर इलनेस लेके आएंगे उन्हीं को हमें स्टेरॉइड देना है। तो ये टोटली हॉस्पिटलाइज्ड एडमिटेड चिल्ड्रन के लिए ही इसकी जरूरत रहेगी। इसीलिए गाइडलाइन में जारी रखा गया है कि आप स्टेरॉइड को इनजुडिशियसली होम क्वारंटाइन या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केस में मत कीजिए। तो स्टेरॉइड को बिल्कुल बैन नहीं किया है, लेकिन इसको बोला गया है कि जबकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या बच्चा सिवियरली क्रिटिकली इल होगा, उसी स्टेज में हम स्टेरॉइड देंगे। जी, इसीलिए खास करके ये कहा गया है कि देने से बचे, नहीं देना है वो बात नहीं है। देने यही से अच्छी बात कही आपने, जहां जरूरत है वहीं देना है। क्योंकि ऐसा ना होना चाहिए कि पेरेंट्स फिर डॉक्टर्स के साथ बोले आपने क्यों स्टेरॉइड दे दिया, लेकिन उसके इंडिकेशंस भी बहुत क्लियर कट जारी किए गए हैं कि इतना ऑक्सीजन सैचुरेशन जब कम होगा, बच्चे को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी, उसी फेज में हम उनके लिए स्टेरॉइड देंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे स्टेरॉइड के साथ। वे रेमडेसिविर का क्या है कि 12 साल से नीचे बच्चों की ट्रायल्स इतनी हुई नहीं है, तो हमारे पास उसकी सेफ्टी के इतने एविडेंस नहीं है। तो इस नई गाइडलाइन में भी यही जारी किया गया है कि 12 साल के नीचे के बच्चों को रेमडेसिविर नहीं देना है। जो भी एविडेंस अवेलेबल है वो कंपैशनेट यूज में कोई कोई बच्चों में जहां यूज किया है उसके ही हमारे पास एविडेंस है। इसीलिए अगर इस चीज के लिए भी गाइडलाइन में जारी किया गया है कि आप रेमडेसिविर को नहीं यूज करोगे रूटीनली। ये नई गाइडलाइन में मैम मास्क पहनने और नहीं पहनने के लिए उम्र तय की गई है, उसके बारे में बताइए। देखो, मास्क के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है। मास्क का क्या है कि छोटे बच्चे ना ज्यादातर नोज से ब्रीथ करते हैं, उन्हें हम ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीदर्स बोलते हैं। तो 2 साल के बच्चे के लिए तो हमने रखा ही था अभी तक कि उनको मास्क पहनाना जरूरी नहीं है, जिसको इस गाइडलाइन में 5 साल किया हुआ है। और 5 से 12 साल के बच्चों को कंफर्टेबल रख के उनको सही तरह से मास्क पहनाना है। और 12 से ऊपर वाले बच्चों को तो रेगुलरली, जैसे हमने एडल्ट्स में सभी को बोला है, उसी तरह से मास्क पहनाना है। क्या बच्चों को भी डबल मास्क पहनना होगा? क्योंकि जैसे हम बड़े जो हैं वो कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं, तो डबल मास्क की बात की गई है। तो बच्चों को भी वही गाइडलाइन लागू होती है? बड़े बच्चों को जो 12 साल के ऊपर वाले हैं उनके लिए करेंगे 5 से 12 में, क्योंकि उन्हें हमें कंफर्टेबल पहले करना है मास्क के साथ। तो उनको सिंगल मास्क है, और मास्क उनके साथ रहने वाले एडल्ट को खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में है, और वो मास्क सही तरह से पूरे समय पहन के रखे जब वो लोग उनके कांटेक्ट में है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि शारीरिक क्षमता के हिसाब से वॉक टेस्ट, ये वॉक टेस्ट क्या है और शारीरिक क्षमता को भी इसके साथ जोड़ा गया है, उसके बारे में बताइए। देखो, वॉक टेस्ट जिस तरह से 6 मिनट चलाना है बच्चों को और उसके साथ उसकी सैचुरेशन देखनी है, वो बड़े बच्चों में ही पॉसिबल है।
छोटे बच्चों में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो 12 साल के ऊपर वाले बच्चों में ही करने की बात हुई है। और जी। शारीरिक क्षमता का क्या है कि जो बच्चे कोमॉर्बिड है या उन्हें पहले से ही और कोई तकलीफ है, उसमें ये वॉक टेस्ट करने में कोई कोई बार उसकी एडवर्स इफेक्ट दिख सकती है, इसलिए उन्होंने वो शारीरिक क्षमता का, यानी कि मेडिकली फिट, कि जिनमें रेकमेंडेड है कि ये कर सकते हैं, उन बच्चों में करो, वो बात दोहराई गई। इसमें अस्थमा को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अस्थमा वाले बच्चों को, जिनको अस्थमा की बीमारी है, ऐसे बच्चों को ये टेस्ट नहीं करना है। वो क्यों, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी दीजिए मैम। देखो, अस्थमा भी एक कोमॉर्बिड कंडीशन है जब हम बच्चों को कोविड के लिए इवैल्यूएट करते हैं, और जी। अस्थमा एक्सरसाइज से काफी बच्चों में प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, इसीलिए उसमें सावधानी बरतने की बात की गई है। जो बच्चा कोविड मरीज है, उसे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में भी इस नई गाइडलाइन में लिखा गया है, बताया गया है। तो वो क्या है, उसके बारे में अधिक जानकारी लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, बच्चों में हम जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या ब्रीदिंग डिफिकल्टी असेस करते हैं, तो जी। हमें उनकी एज को भी कंसिडर करना होता है, क्योंकि जी। बच्चों की सांस लेने की जो रेट या दर होता है, जितना छोटा बच्चा उतना वो जल्दी से सांस लेता है, यानी कि न्यूबॉर्न 40 से 60 के रेट पे लेता है। यंग इन्फेंट है जो 2 महीने से 1 साल का है, तो उसमें 40 के ऊपर भी अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट चली गई, तो उसे हम जी। टैकिपनिया या फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। उसी तरह से जो बच्चा 2 से 5 साल का है, उसमें जब भी रेस्पिरेटरी रेट 40 से ऊपर और 2 महीने से 1 साल में 50 से ऊपर जब हो, उसे हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो ये पहले भी था कि एज अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी रेट से ज्यादा होना, इसे हम फास्ट ब्रीदिंग बोलेंगे। और ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो रहा है और सीवियर में 90 से कम हो रहा है, तो उस समय हमें उन्हें ऑक्सीजन देने की जो जरूरत पड़ती है, पहले हम लो फ्लो यानी नेजल कैन्यूला से चालू करेंगे, फिर हाई फ्लो जब हमें यूज करना है, तो हम ऑक्सीजन हुड, नॉन रीब्रीदिंग मास्क एंड HHFNC यानी ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन नेजल कैन्यूला से भी दे सकते हैं। उसके बाद बड़े बच्चों में बाईपैप और बाकी वाले बच्चों में बाईपैप की वजह के बदले HHFNC एंड इन्वेजिव वेंटिलेशन का उपयोग करेंगे। सो द ऑक्सीजन लो फ्लो, हाई फ्लो, जैसे कि हम हमारे कोविड केयर सेंटर में वो लो फ्लो के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, यानी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हाई फ्लो के इक्विपमेंट और उसके लिए जरूरी ऑक्सीजन की सुविधाएं रखेंगे। जी। पर सब में मैं पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग जरूरी है। जी। 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 तो ये घर पे जब होम क्वारंटाइन बच्चे हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल, जैसे बड़ों का हम चेक करते रहते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छोटे बच्चों में ऑक्सीजन मॉनिटर करने में ये जो फिंगर प्रोब वाले एडल्ट वाले प्रोब से मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और हमने एक चेकलिस्ट वाला एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि जब जी। होम क्वारंटाइन में बच्चे रहेंगे, तो उनका लाइक 8 AM, 2 PM, 8 PM मिड, और दिन में कम से कम 3 के 4 बार उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, जी। पल्स रेट या हार्ट रेट, पल्स रेट रिकॉर्ड करनी है और सैचुरेशन रिकॉर्ड करना है। और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए हमें पीडियाट्रिक प्रोब की और उसके साथ वाले पोर्टेबल मशीन की जरूरत रहेगी, और उसके लिए ही हमारे पेरिफेरल वर्कर्स और उनको भी ट्रेन कर रहे हैं, या जो घर पे हैं वो अपने कोविड केयर सेंटर अगर नजदीक में हो तो वहां जाके भी मॉनिटरिंग करा सके, ऐसा भी एक ऑल्टरनेटिव सोच के रखा है। ये मॉनिटरिंग ज्यादा छोटे बच्चों में शायद घर पे पेरेंट्स को करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसके लिए कुछ खास बात अगर आप बताना चाहें तो तो और मॉनिटर डेंजर कैसे साइन करें? लिए हैं, यानी कि छोटा बच्चा है, उसकी सांस लेने की रेट बढ़ती है, या बच्चा लेथार्जिक होता है, फीड नहीं लेता है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे चीज में ऐसे बच्चों को हम बहुत पहले ही एडमिट करके मॉनिटर करेंगे। जैसे कोई कोई बच्चे कोमॉर्बिड है, जैसे आपने पहले सवाल मेरे को पूछा, अस्थमा, जी।
तो अस्थमा वाले बच्चों को हम पहले ही एडमिट करके मॉनिटर कर लेंगे कि उनकी तबीयत बिगड़े नहीं, उसके पहले जी, हम उनको इंटरवीन कर सके, क्योंकि उनको जी, ब्रोंकोस्पाज्म जल्दी हो जाता है। हमें उन्हें मीटर डोज इनहेलर से उनकी अस्थमा की दवाई, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकता है, तो जी, वैसे बच्चों को पहले एडमिट होके ही मॉनिटर करना और उनकी रूटीन अस्थमा की स्पेसर से दवाई चालू रखना, ब्यूडिसोनॉइड की भी इनहेलेशन, और हम नेबुलाइजर से ज्यादा उनको स्पेसर विथ एमडीआई ज्यादा देंगे, क्योंकि ओके, नेबुलाइजर से एरोजोल स्प्रेड होता है। जी, जी। अब ये सारी चीज़ों के बीच क्योंकि ये बच्चे हैं, तो बाहर खेलने जाने का जो 1.5 साल से बंद है, अब वैकेशन खत्म हुआ है, स्कूल खैर शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी बच्चों को मन करता है बाहर जाएँ। तो ऐसे हालात में क्या-क्या प्रिकॉशन के साथ में बच्चे को खेलने बाहर भेजें पेरेंट्स या ना भेजें? ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जी, अभी-अभी कम हुआ है और हमने जी, अपने लॉकडाउन अनलॉक के करने वाली प्रक्रिया भी चालू की है। बट जी। इसी के साथ हमें अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हुँ, चालू इसीलिए रखना है कि हमें तीसरा वेव ना आए। तो जी, जैसे आपने जी, पूछा, ये बच्चों को इतने टाइम से हमने बंद रखा है, उनको बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बिठाया है और जी, उसके काफी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी दिखे हैं, तो जी, उनको थोड़ा बाहर का समय देना होगा, लेकिन वो हम क्राउडेड जगह या बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं दे सकते। अभी के हुँ, लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव ही हमें ओपन अप होना पड़ेगा। ये जी, चीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, बात सही है, लेकिन जी, अगर हम बहुत ही जल्दी सब कुछ ओपन अप कर देंगे, तो जो हमें डर है कि तीसरा वेव बहुत ही खतरनाक हो सकता है, वो जी। चीज हमें तकलीफ दे सकती है। इसलिए अभी तो थोड़ा प्रिकॉशनरी ही हमें बच्चों को बाहर निकालना होगा। बिल्कुल सही बताया कि बच्चों को बाहर जाने से रोकने के रोकना उससे कई गुना ये अच्छी बात होगी कि हम नए-नए कुछ आइडियाज़ सोचें, घर में यस, उनको ज़्यादा खेलने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करें ताकि बच्चा बाहर जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक ना हो। आखिर में अभिभावकों को, पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि तीसरा वेव जो है, वो तीसरे वेव में बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, ऐसा हर जगह कहा गया है। तो अभिभावकों को आप क्या सलाह देंगे मैम आखिर में? तीसरा वेव आएगा, कितना इंटेंसिव होगा, कितना जी, घातक होगा, वो तो जी, हमें समय ही बता सकता है। पर हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स चालू रखने हैं, और हो सकता है कि अगर हम ये सब स्टेप्स चालू रखें, तो जितना प्रेडिक्ट हो रहा है उतना घातक वेव ना आए। एक तो चीज है कि अगर ज्यादा एडल्ट संक्रमित होंगे, तो जी, बच्चे भी उतने ही ज्यादा संक्रमित होंगे। सो जी, ओवरऑल इन्फेक्शन रेट और स्प्रेड रेट अगर हम कंट्रोल कर सके, तो उतने ही बच्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। और जल्द से, क्योंकि अभी भी हमें समय लगने वाला है बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, जी। कम से कम एंड ऑफ 2021 तक रूटीन वैक्सीनेशन बच्चों में आ जाए, ऐसी संभावना कम लग रही है, क्योंकि अभी भी ट्रायल चालू है। शायद 12 से 18 वाले बच्चों को हम जल्दी शुरू कर पाए। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये नई गाइडलाइन अगर सभी लोग पालन करेंगे और खासकर बड़े संक्रमित होने से बचेंगे, तो बच्चों को भी हम ये तीसरे वेव से बचा पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी शीला अय्यर मैम जो वडोदरा एसएसजी अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग की हेड हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये सारी गाइडलाइन को आपको सबको पालन करना है, हम सबको पालन करना है ताकि हम हमारे बच्चों को इस तीसरे वेव में मैं तो ऐसा कहती हूँ कि तीसरे वेव को हमें आने ही नहीं देना है कि कोई संक्रमित हो। और जो गाइडलाइन बनाई है सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचने के लिए उसका पालन करते रहें। बार-बार यही कहा जा रहा है कि अनलॉक में हम हैं तो बाहर इतना फ्रीक्वेंटली न जाएँ। ये सारी चीज़ों से बचते रहें तभी आप कोरोना संक्रमण से बचते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी की वेबसाइट पर आप विज़िट करें, जहाँ पर हम देश, दुनिया, राज्य की खबरें लेकर आते हैं। नमस्कार।